सुनहरा ऊंट। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो बाकी सारे जानवरों से बहुत मिलजुल कर रहा करता था। एक बार सारे जानवर पानी की तलाश में थे। बहुत प्यास से ऊंट बीमार भी हो गया था और कमजोरी से वो चल भी नहीं पाया। तो सारे जानवर उसे वहीं छोड़कर चले गए। अरे मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, पता नहीं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मेरी हालत बहुत बुरी है, क्या करूं? इस तरह धीरे धीरे चलते हुए वो थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ा सा उसे पानी दिखाई देता है। वहां जाकर देखा तो वो पानी सोने सा चमक रहा था। अरे वाह, पानी! तुरंत पानी पीकर प्यास बुझा लूंगा। इस तरह उस पानी को पीते ही तुरंत ऊंट सोने के रंग में बदलकर एकदम चमचमाने लगा और उसमें बहुत सारी शक्तियां भी आ गई। अरे वाह, मजा आ गया। मैं अपने दोस्तों को ढूंढता हूँ, बेचारों को पानी मिला या नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए ऊंट दूसरे जानवरों को ढूंढने लगा। रात होने वाली, तभी सारे जानवर ऊंट को मिलते हैं। सुनहरे रंग में चमकते हुए ऊंट को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उसका दोस्त हिरन कहता है, दोस्त, तुम तो बहुत बीमार थे, सोने में कैसे बदल गए? सब कुछ बताऊंगा, आपको पानी मिला या नहीं? कहाँ दोस्त, सारा जंगल छान लिया पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चिंता मत करो, इस जंगल में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, वहाँ का पानी पीकर मैं सुनहरे रंग में बदल गया और तंदुरुस्त भी हो गया। अभी तो रात हो गई है ना, कल सुबह आप सबको वहाँ लेकर जाऊंगा। हाँ, खास बात यह है कि जब मैंने वो पानी पिया तब से मुझे प्यास ही नहीं लग रही। इसका मतलब एक बार पानी पी के सारी प्यास बुझ जाएगी? हाँ दोस्त। इतने में शिकार पर निकला बाघ चुपचाप सारी बातें सुन लेते हैं। तुरंत ऊंट के पास जाकर बाघ कहता है, अरे वो सुनहरे ऊंट, तुरंत बताओ कि वो पानी कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैं वो पानी पीऊंगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, कृपया करके हमें कुछ न करें, आपके लिए वो तालाब है ना, आपने ही हमें वहाँ से पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए हम लोग दूसरी जगह पानी की तलाश कर रहे हैं। मेरे सारे दोस्त पानी पी ले, मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगा। कहीं तुम जंगल का राजा बनने की साजिश तो नहीं कर रहे, इसलिए मुझे वो पानी पीने से मना कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले दोस्त पानी पिए, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे जबान लड़ाते हो, अभी तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर बाघ हमला करने वाला होता है। ऊंट गायब होकर दूसरी जगह प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर से बाघ हमला करना चाहता है, ऊंट फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब है वो पानी जादुई शक्तियों से भरा है। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तो गायब नहीं हो सकते। कृपया करके मेरे दोस्तों को कुछ ना करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। पहले पानी आप ही पीजिए, उसके बाद मेरे दोस्त पी लेंगे। अब आया ना लाइन पे, ऊंट पहाड़ के नीचे। चल, इस तरह से मिलकर मुझे बता और पानी के पास लेकर जा। देर ढूंढने के बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और बाघ मन ही मन कहता है, अरे वाह, मैं भी सोने में बदल जाऊंगा, मुझे भी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो पानी पीकर तुरंत ही सोने के बाग में बदल जाता है, लेकिन बिना जान का पुतला बन जाता है। ये देखकर बाकी सारे जानवर डर जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना प्यास के अपने स्वार्थ के लिए पानी पीने से ऐसे ही पुतला बन जाओगे। आप लोग बहुत दिन से प्यासे हो, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर ये पानी पी सकते हो। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। बाद में सारे जानवर पानी पीकर सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और अपने जीवन में खुश रहते हैं और बाघ वैसा का वैसा ही पुतला बनकर खड़ा रहता है। जगमग वन में हमेशा की तरह उस दिन भी ढोलू सियार अपनी झूठी बहादुरी के ढोल पीट रहा था। अरे भैया, बस ये समझ लो, एक दो की पकड़ में तो मैं आने वाले ही नहीं हूँ। एक दो क्या, अरे 4-5 से भी मैं एक साथ निपट सकता हूँ। पक 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 पक,
पर 4-5 से एक साथ कैसे निपट सकते हो? अरे पीलू बत्तख, ये देख रही हो ना, ये मेरे हाथ 4 हाथ पैर। अगर किसी और के होते तो ये गिनती के 4 पैर होते, पर ये ढोलू के हाथ पैर हैं। बस समझ लो 4 फौलादी मशीनें हैं। एक एक मशीन एक एक को जकड़ कर उसका चूरमा बना सकती है। अच्छा ढोलू भाई, अगर कभी कोई हमें तंग करे, तुम हमें उससे बचा लोगे? अरे क्यों नहीं रानी की लहरी, क्यों नहीं। अरे छोटे मोटे दुश्मनों को तो मैं फूंक मार कर ही उड़ा सकता हूँ। वाह 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 वाह, पक पक पक। जगमग बन के तो भाग खुल गए, जो हमें ढोलू सियार जैसा बहादुर मिला है। बस इसी तरह झूठी कहानियाँ सुनाकर ढोलू सबको बेवकूफ बनाता और मूंछों पर ताव देता हुआ जगमग वन में घूमता रहता। जगमग वन के कुछ प्राणी उसकी इन कहानियों को सच्चा समझ बैठते और जब भी वो उनके पास से गुजरता तो उसकी आओ भगत करते, खाने को बढ़िया बढ़िया चीजें। भाई वाह, क्या बढ़िया जिंदगी चल रही है यार। शिकार की भी जरूरत नहीं रही, बस कहानियां बनानी है और मिर्च मसाला लगा कर सुनानी है। मेरा दिमाग भी तो कमाल है, उसमें अपने आप एक से बढ़कर एक कहानियां आती हैं। आज नदी की ओर चलता हूँ, वहाँ कछुओं और मछलियों को भी अपनी कोई कहानी सुनाता हूँ। अभी तक उनको कोई कहानी नहीं सुनाई, वो भी तो अपने जाल में फंसनी चाहिए ना। नदी किनारे पहुंचकर ढोलू ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अरे भैया, मैंने नागलोक के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी। एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलकर देखूं कि आखिर उस नागलोक में है क्या। सो मैंने नदी में छलांग मारी और नीचे और नीचे और नीचे नागलोक की ओर बढ़ता चला गया। उसकी ये बात सुनकर एक मछली को आश्चर्य हुआ। क्या बात करते हो ढोलू भाई, नागलोक में तो जाने से सब डरते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? अरे डर भी तो ढोलू के पास आने से डरता है। अच्छा, तो फिर नागलोक में क्या हुआ? अरे नाग राजा के दरबार के बाहर जो सैनिक खड़े थे ना, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने एक को पटखनी दी और दूसरे को धोबी पछाड़। और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? अरे मछली रानी, बहादुरों का कुछ नहीं बिगड़ता। जब बात नाग राजा तक पहुंची कि कोई बहादुर उनके राज तक आया है, तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि मुझे आदर पूर्वक लेकर आए। फिर क्या हुआ? फिर मैं नाग राजा के दरबार में उनके सामने था। नाग राजा ने मेरा सम्मान किया और बोले, हम बहादुरों की कद्र करते हैं। हमने आज तक तुम्हारे जैसा वीर बहादुर नहीं देखा। मैं इस नागलोक की महारानी हूँ और अपनी पुत्री नाग कन्या का विवाह तुम्हारे जैसे बहादुर से करना चाहती हूँ। बस नाग रानी का इतना कहना था कि एक बेहद सुंदर नाग कन्या जिसके सिर पर हीरों से सजा ताज था वहाँ आई। पर मैं अपनी उसूलों वाला इंसान हूँ, मैंने तो साफ कह दिया, देखिए भाई, आपने मुझे इस संबंध के लिए चुना है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, पर आपकी दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग। इस संबंध को जोड़ने से पहले मुझे अपने राजा शेर सिंह जी से अनुमति लेनी होगी। नाग राजा को मेरी बात सही लगी और उनके सैनिक मुझे सम्मान के साथ वापस छोड़ गए। वाह वाह, आपकी बहादुरी तो कमाल की है। कछुओं की उम्र तो 400 साल तक होती है। उसकी ये कहानी सुनकर एक कछुआ बोला, अरे भाई, ये एकदम झूठ बोल रहा है। मुझे इतने सालों का अनुभव है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई ऐसी घटना हुई है। मादा कछुआ ने उसकी बात को सही ठहराया। आप सही कहते हैं, ये एकदम झूठ बोल रहा है। हमें इसके बारे में महाराज को बताना चाहिए। ऐसे धोखेबाज का क्या भरोसा, न जाने झूठी कहानियां सुनाकर किसको कब क्या धोखा दे दे। अरे चिंता मत करो,
महाराज के जासूसों ने अब तक महाराज तक इसकी रिपोर्ट पहुंचा दी होगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी बात का घमंड करना चाहिए। सुंदरबन नाम के जंगल में सभी जानवरों के साथ एक हिरन का परिवार भी रहता था। हिरन को एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम मोनू था। वो बहुत ही नटखट और शरारती था। एक बार मोनू खरगोश से मिलकर कहता, अरे खरगोश, तुम सभी जानवरों से रेस लगाते रहते हो ना। आज मैं तुम्हें रेस लगाने के लिए चैलेंज करता हूँ। हाँ, मुझसे रेस लगाओगे? क्या कहा? अरे नहीं नहीं बाबा, तुम तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो, मुझे तुमसे रेस लगाने का कोई शौक नहीं। अरे छोटा किसे कहते हो? ये कहो ना कि रेस लगाने की दम नहीं है तुम में। मोनू की बात सुनकर खरगोश उसके साथ रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता। जब ये बात मोनू की माँ को पता चलती है तो वो मोनू से कहती है, अरे मोनू, ये क्या सुन रही हूँ मैं कि तुम्हारी और खरगोश की रेस होने वाली है। हाँ माँ, सही सुना तुमने। रेस देखने तुम जरूर आना माँ। देखना तुम्हारा मोनू कैसे जीतेगा। बेटा तुम अभी बहुत ही छोटे हो और रेस कैसे करोगे? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी शरारतों से। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी रेस देखने के लिए। और हाँ, जरा संभल कर, रेस की जोश में खुद को चोट मत लगवा लेना। हिरन मोनू को समझाती है पर मोनू थोड़ा भी नहीं समझने वाला था। दूसरे दिन ही रेस की बात जंगल के सारे जानवरों को पता चल जाती है और वो सारे रेस देखने के लिए आते हैं। खरगोश और मोनू के बीच में रेस शुरू होती है। तब मोनू इतना तेज भागता है कि पूछो मत। खरगोश उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। अरे मोनू, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम जीत गए मोनू, रुक जाओ। सामने पहाड़ है मोनू, रुक जाओ। पर मोनू थोड़ी ही सुनने वाला था। वो तो पूरी धुन में भागे जा रहा था। भागते भागते उसने जंगल पार कर लिया, खेत भी पार कर लिए और कब उसने नदी पार कर ली उसको कुछ पता ही नहीं चला। मोनू जाकर पहाड़ की चट्टान पर टकरा गया और गिर गया, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई। तब मोनू रोने लगा, माँ, माँ मेरा पैर टूट गया माँ। मोनू इस तरह रोने लगता है। जंगल के सारे जानवर मिलकर उसे जंगल वापस लाने के लिए लग जाते हैं, पर मोनू का रोना बंद ही नहीं होता। तभी बंदर वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ मोनू, ऐसे नहीं रोते। रुक, मैं अभी तुम्हारे पैरों में मसाज कर देता हूँ, तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। बंदर ऐसे कहते हुए मोनू के पैरों को सहलाने लगता है, पर फिर भी मोनू रोना बंद नहीं कर। वहाँ भालू दादा आते हैं और कहते हैं, अरे मेरा बच्चा मत रो, भूख लगी है, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। भालू दादा ऐसा कहकर मोनू को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाते हैं, पर मोनू अभी भी चुप नहीं होता और रोते ही रहता है, रोते ही रहता। तभी वहाँ पर एक सियार आता है और वो कहता है, मोनू ऐसे थोड़े ही चुप होगा ये, अब देखो मेरा नाच देखकर कैसे चुप होगा मोनू। सियार मोनू के सामने कुछ नकल करते हुए नाचने लगता है ताकि वो हंसे और उसका रोना बंद हो जाए, लेकिन वो तो मोनू था, वो इसमें भी चुप नहीं हुआ। अब धीरे धीरे सारे जानवर इकट्ठे हो गए और परेशान होने लगे कि मोनू को कैसे चुप कराया जाए। तभी बंदर कहता है, अरे इस मोनू को तो इसकी माँ ही चुप करा सकती है, कोई जाकर इसकी माँ को बुला कर लाओ। बंदर ऐसा कि मोनू की माँ हिरन वहाँ पर आ जाती है और मोनू को पास लेकर प्यार से कहती है, अरे मेरे बच्चे को किसने मारा? मेरा बेटा तो बहुत मजबूत है, बस इतना सा पत्थर लग गया और जोर से रो रहा है। माँ के पास आकर मोनू थोड़ा चुप हो जाता है। तब फिर से हिरन कहती है, मेरे बेटे को मारने वाले पत्थर को चलो हम दोनों मिलकर मारते हैं, ताकि उसे भी पता चले कि मोनू को कैसे मारा उसने और मोनू कितना मजबूत है। तब मोनू अपना रोना बंद करता है और अपनी आंखों को पोंछते हुए माँ से कहता है, माँ, मैं सच में पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। पर माँ, अगर हमने पत्थर को मारा तो उसे लगेगी ना, फिर उसका रोना शुरू हो जाएगा। हमें उसे नहीं मारना चाहिए माँ। मोनू की ये बात सुनकर उसकी माँ हिरन हंसने लगती है और उसके साथ साथ भालू, बंदर, सियार और बाकी के जानवर मोनू की नटखट बातों पर जोर से हंसते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे बच्चे बड़े ही भावुक और संवेदनशील होते हैं। बच्चों के इस गुण को हमें हमेशा बढ़ावा देना